नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी में। हमारे साथ पिपरा विधानसभा के जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी के दौर में 1 नंबर में थे दिनेश पाठक जी उपस्थित हैं। आज मेहसी में जन स्वराज के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होना था, इसमें ये शामिल होने आए हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में दिनेश पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप जन स्वराज पार्टी से पिपरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी थे, बल्कि 1 नंबर में थे। हर जगह ये चर्चा था कि टिकट आप ही को मिलने वाला है, लेकिन किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे आप? खेद तो होता है, उदासी तो होती है कि जो आदमी 1 नंबर काम किया, 1 नंबर रहा, हर काम में 1 नंबर रहा, पीएलसी कार्ड 1 नंबर बनाया, मीटिंग सीटिंग ईटिंग फिटिंग 1 नंबर किया, भाग दौड़ भी 1 नंबर किया, 4-5 महीना 6 महीना क्षेत्र में समय दिया, रात दिन गाड़ी चलाकर एक किया, सारे जनता को जोड़ा, सब जगह संगठन को बनाया और दुर्भाग्यवश यदि टिकट नहीं मिला तो थोड़ा सा उदासी तो है। लेकिन सारे उदासी को छोड़कर हम जन स्वराज के साथ हैं। अब मेरा उम्र भी नहीं है कि इधर से उधर किया जाए, यह उचित बात नहीं लगेगा, प्रतिष्ठा पर लगेगा आज कि जिस चीज़ के लिए हम वोट मांग रहे थे, जन स्वराज के लिए मांग रहे थे, और दूसरे किसी को टिकट मिल गया तो हम जन स्वराज के लिए नहीं कहेंगे तो लोग मुझे क्या कहेगा। इसलिए जन स्वराज को मजबूत कीजिए, एक तीसरा विकल्प बिहार में लाइए, और तीसरा विकल्प जब बनेगा तो बहुत सारी पद है, बहुत सारी प्रतिष्ठा है। चुनाव लड़ने के ख्याल से 1-2 आदमी ही राजनीति करता है, बाकी लोग तो सम्मान के लिए राजनीति करता है। तो सम्मान के लिए भी राजनीति करना उचित है, करना भी चाहिए। और बिहार को आगे लाने के लिए यदि प्रशांत किशोर संकल्प लिए हैं कि बिहार के में हम बदलाव करेंगे और बिहार को वैकल्पिक व्यवस्था देंगे और बिहार के विकास के लिए हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और खासकर बिहार में जो शिक्षा है और गरीबी जो है, इसके उन्मूलन के लिए हम काम करेंगे और गरीब को सही शिक्षा देंगे। जो अमीर के बेटे को मिलता है शिक्षा, वैसा शिक्षा हम गरीब के बेटे को देंगे और सबकी भागीदारी होगी। इसलिए उनका हम समर्थन कर रहे हैं। पाठक जी, जो प्रत्याशी अभी बनाए गए हैं सुबोध कुमार यादव जी, क्या लगता है कि ये प्रत्याशी पिपरा विधानसभा में जो पहले के प्रत्याशी हैं, बाकी दलों के जो प्रत्याशी हैं, बराबरी का टक्कर दे पाएंगे? देखा जाए, जो भी उम्मीदवार हैं, ये तो सुनहरा चांस है। यदि हम चुनाव नहीं जीतते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई भी जनता श्याम बाबू प्रसाद यादव से खुश नहीं है और कम्युनिस्ट को लोग वोट भी देना नहीं चाहता है, ये सत्य है। तो तीसरा विकल्प तो हम ही है, हमको वोट देना चाहिए, नाखुशी हमको होना चाहिए। और जब हम टिकट के उत्तराधिकारी थे और हमको कोई नाखुशी नहीं है, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तन मन धन से मदद कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? हम इसीलिए मदद कर रहे हैं कि लोग देखें कि हमको टिकट नहीं मिला, फिर भी हम उसके साथ हैं। पाठक जी, एक चीज़ बताइए, आप चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, चुनाव लड़ने वाले थे, आपने ऐसी कौन कौन सी समस्या को देख कर रखा था कि अगर हम चुनाव जीत कर आएंगे सबसे पहले इस समस्या को टच करेंगे और इसका समाधान करेंगे? देखा जाए, पिपरा बहुत लंबा क्षेत्र है और बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो पिपरा का जो ब्लॉक 1972 में हुआ था, उसका नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया। पिपरा में प्रखंड होना चाहिए, पिपरा में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, पिपरा में नाला का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पानी का जो निकास है वह पिपरा में नहीं है, वह उसका निकास होना चाहिए। चकिया में चीनी मिल का भी ओपनिंग होना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी का भी निर्माण होना चाहिए पूर्वी चंपारण जिला में, या चकिया में, या पिपरा में, या मोतिहारी में। एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का आवश्यकता है कि यूनिवर्सिटी का जो लोड है वह कम होगा, आधा होगा, तो सही रूप से शिक्षा काम कर पाएगी और सही समय पर सभी लड़के को रिजल्ट मिल पाएगा और सेशन पीछे नहीं जाएगा। तीसरी बात है, चकिया में चीनी मिल होना चाहिए। चीनी मिल बरसों से बंद पड़ा है, तो बहुत सा जब चीनी मिल चलती थी तो हम लोग हरा हरा करा करा नोट गिनते थे और 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10-10 लाख रुपया गिने हुए हैं उस जमाने में। आज चीनी मिल होता तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया गिनते, लेकिन चीनी मिल बंद तो रुपया गिनना भी बंद। क्या लगता है जन स्वराज अगर चुनाव जीतकर सरकार बना पाएगी तो इन सब मुद्दों पे काम करेंगे? वो निश्चित करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन मुद्दा है पलायन रोकेंगे। तो पलायन रोकेंगे कैसे? 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार का रोजगार देंगे। वो जो लोग बाहर जाकर 10-12 हज़ार 15 हज़ार का रोजी रोटी का काम करता है, वैसे लोगों को रोजी रोटी देंगे। तो फिर कहाँ से देंगे यदि उद्योग नहीं खोलेंगे तो? उनका तमिल हमेशा कहते हैं कि चुनाव के समय में कई ऐसे बातें जो जुमले के तौर पे बोलना पड़ता है, तो क्या लगता है कि जो वादा किए हैं प्रशांत किशोर वाकई में करेंगे कि वो भी जुमले की तरह हो रहे हैं? देखा जाए, वो जो वादा किए हैं वह जुमलेबाजी नहीं है,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम 12 से 14 हज़ार का रोजगार देंगे, सरकारी सर्विस नहीं देंगे। वह रोजगार देंगे। जो लोग पलायन करके गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, वैसे लोगों को हम रोकेंगे। तो कैसे रोकेंगे, कैसे काम पर नहीं जाने देंगे? जब इसी महसी के धरती पर बटम उद्योग था, बटम उद्योग सभी बंद पड़ा है, सारे बटम उद्योग को खोल दिया जाए। महसी के किनारे, नदी के किनारे यदि कोई उर्वरक का फैक्ट्री लगा दिया जाए तो 2-4 हज़ार क्या 50,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। और किस फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिलता है? सभी में रोजगार मिलता है। पाठक जी, प्रशांत किशोर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन के जो नेता हैं और जो एनडीए के नेता हैं वो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन के जो नेता हैं वो तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देने की वादा कर रहे हैं। तो रोजगार आखिर जनता आपको वोट क्यों देगी? ठीक है, इस बात पर आप जान लीजिए कि चोर चोर मौसेरा भाई। मोदी जी 14 में आए तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए और 2 लाख भी नहीं दे पाए, 2 लाख भी नहीं दे पाए। 12 दूना 24 लाख होता है, वो अभी 3-4 लाख नौकरी दे पाए हैं। 24 लाख में 4 लाख नौकरी दे पाए हैं। 12 साल में प्रवेश कर गए, 24 लाख बनता है, जुमलेबाजी में निकल गए 24 लाख। और वो बोले थे जो 24 करोड़ देंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ देंगे, तो बिल्कुल जुमलेबाजी है। और वैसे ही आपको तेजस्वी जी बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि 14 करोड़ बिहार का जनता है, लगभग 3.5 करोड़ परिवार है। 3.5 करोड़ परिवार में 3 करोड़ 40 लाख परिवार है। सरकार रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो सर्वे हुआ है, जातीय गणना हुआ है, उसमें 3 करोड़ 40 लाख परिवार है। और सरकारी सर्विस बिहार में अभी तक सृजित पोस्ट है 23.5 लाख सृजित पद है, जिसमें अभी भी 3-4 लाख बाकी है, पोस्ट खाली है जिसको भरना है। तो 4 लाख पद को भरा जा सकता है, नया सृजित किया जा सकता है, 5 लाख 10 लाख बढ़ाया जा सकता है। 3.5 करोड़ नौकरी आप कहाँ से देंगे? और सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? 3.5 करोड़ लोगों को जुमले हैं, एकदम जुमले हैं। अच्छा पाठक, एक चीज बताइए, अगर आपको सजेशन देना हो पिपरा के जो अभी प्रत्याशी हैं जन स्वराज के सुबोध कुमार यादव जी, तब क्या उनको सलाह देना चाहें? हम तो बिल्कुल सलाह दिए हैं कि यदि पिपरा के धरती पर जातिवाद से ऊपर उठकर आप आगे चलेंगे, आप यादव जाति से आते हैं, यादव जाति कोर वोटर माना जाता है आरजेडी का, लेकिन यहाँ सीपीएम का उम्मीदवार है। यादव जाति उनको वोट देना नहीं चाह रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध है। तो वह यादव जाति से आते हैं और बीजेपी को यादव वोट नहीं जाता है, 10 से 15% जाता है। यदि वह कारगर साबित होंगे तो यादव का 80% 90% वोट ले लेंगे और हम लोग उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। जब मैं ही प्रत्याशी हूं और मैं ही कह रहा हूं कि मुझे वोट देने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, मैं उनको वोट दूंगा। किशोर जी हमेशा कहते हैं कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट कीजिए, और आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर वोट ले लीजिए। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि धरती पर 200 जातियाँ हैं और कैंडिडेट 1, 2, 3 लड़ता है। अब की बार बिहार में 200 सीट पर त्रिकोण संघर्ष होगा और 43 सीट पर आमने सामने संघर्ष होगा। तो 3 ही जात में जातिवाद करेगा, कोई यादव कर ले, कोई कुशवाहा कर ले, यही ना करेगा। तो 2 यादव है, त्रिकोण में संघर्ष होगा। निर्दल का तो यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो आप ही बताइए कि यदि 2 यादव है और 1 कुशवाहा है तो यादव कुशवाहा ने जातिवाद करेगा, बाकी लोग क्या करेगा? और जब तक बाकी लोग वोट नहीं देगा तो चुनाव कोई कैसे जीतेगा? आप ही सोचिए। बैस जाति और अगड़ी जाति भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। आज महसी का धरती पर 60% बैस खिलाफ चल रहा है, 60% फॉरवर्ड खिलाफ चल रहा है। क्यों? यदि कारगर विधायक होता क्यों कोई खिलाफ करता? विधायक कारगर नहीं है, एमपी भी कारगर नहीं है। आपको पता नहीं है 2010 में मेरा ही नाम सर्वे में 1 नंबर आया था, इसी महसी के धरती पर सर्वे हुआ था और मेरा नाम 1 नंबर आया था। जब उस समय हम बीजेपी में थे, मैं 45 साल बीजेपी का सेवा किया हूँ। मैं राधा मोहन सिंह का फर्स्ट चुनाव का प्रभारी भी रहा हूँ, लेकिन राधा मोहन जी जुमलेबाज निकल गए, अपना धन बिटोरना शुरू कर दिए। जिस दिन चुनाव वो लड़े, उनके पॉकेट से, वो बैनाथ सिंह के बेटे हैं, उनके पिताजी काम करते थे, मेला बाजार में घूम घूम कर बैल खरीदते थे और कसाई से बेचते थे, यही व्यवसाय था उनका। उनका राधा मोहन सिंह पिताजी जी, राधा मोहन सिंह के पिताजी का। और उनका 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ चुनाव में, 89 के चुनाव में। मैं 2 विधानसभा में पिपरा और केसरिया का प्रभारी मैं था, मधुबन का प्रभारी था जमदार सिंह और वीरेंद्र सिंह और माधुरी जी, और मोतिहारी का यही प्रमोद
विधायक है सो, और लक्ष्मण जी जो एक्सपायर कर गए वो थे, और आपको हरसिद्धि में एक मुकुल राय प्रमुख थे वे थे, और गोविंदगंज में एक राजेंद्र स्वर्णकार थे वो थे। इन्हीं लोगों का पैसा लगा और चुनाव जीत गए। पैसा इन्हीं लोगों का लगा, चुनाव जीत गए। मैं इसी महसी में कृष्णायन ठाकुर से सूरज मिश्र को नहीं पढ़ता था। सूरज मिश्र अध्यक्ष हो गए थे, जिनका महामादा में स्टेशन के बगल में घर है, मर गए, एक्सपायर कर गए। कृष्णायन ठाकुर आज भी जिंदा है। दोनों को मैनेज करने के लिए मुझे भेजा यहाँ गया और भोला यादव के मकान में ऑफिस खुलवाया। 1989 की बात मैं बोल रहा हूँ, जब मेरा उम्र 25 वर्ष था। आज मैं 62 वर्ष का हूँ। दिनेश पांडे जी, इस बार पिपरा विधानसभा में जनसुराज का खुलेगा खाता? खाता तो खुलना चाहिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिपरा की जनता मालिक है। जनता चाहेगी तो खाता खुलेगा, निश्चित खुलेगा। तो ये थे जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पाठक जी। ये संभावित प्रत्याशी के दौर में सबसे आगे थे, लेकिन किसी कारणवश पार्टी ने सुबोध यादव को प्रत्याशी बनाया है। इनका कहना है कि इस बार अगर नहीं जीता तो दुर्भाग्य होगा पार्टी के लिए। इन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मुड़ बना लिया है कि जनसुराज के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।